हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 5, जिसमें 13 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसका पार्ट नंबर बी है। इससे पहले भाग ए आया था, उसके अंदर हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और ये भाग बी है जिसके अंदर 20 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो 13 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 1 जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसी का ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम पार्ट 4 डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, आप वो 4 पार्ट देख सकते हैं। ये वीडियो एमपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में एनटीपीसी में भी रीजनिंग पूछी जाती है और एसएससी जीडी में भी रीजनिंग पूछी जाती है। तो इन तीनों एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में जो और भी एग्जाम है जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूपीएसआई की जो रिटर्न एग्जाम होता है उसकी पूरी स्कीम है। हिंदी के ऑलरेडी हम 17 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखी है, वो भी देख सकते हैं आप। बहुत शानदार एक्सप्लेन करके बताया है उनमें। और मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इनके लगभग 7 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो पर, मतलब चैनल पर वीडियो डले हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग के ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट नंबर 5 है। फोर पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 5 है। और मानसिक अभिरुचि, ये सॉरी ये मैथ का है। मैथ के लगभग 4 पार्ट आ चुके हैं, रीजनिंग का ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। एक कागज के टुकड़े को नीचे दी गई आकृति के अनुसार काटा गया है, जिसका एक हिस्सा गायब है। जवाब में दी गई आकृति उपयुक्त गायब हिस्से का चयन करना है। ये जो पार्ट दे के रखा है इसका चयन करना है, कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए, ये जो कंप्लीट बना है, अगर ये पूरा इस तरीके से जुड़ेगा ना तो इस तरीके से होगा। तो हमको एक लकीर इस तरीके से चाहिए, जो कि इसमें इसमें और इसमें मिल रही है, इसमें तो मिल ही नहीं रही। ठीक है, और वो लकीर है ना, इधर मतलब नीचे से इधर ओपन होना चाहिए, इधर से शुरू होगी। तो ये तो ऊपर से ओपन हो रही, तो ये भी नहीं। सॉरी, ये, हाँ, ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, और साथ में ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ये इस तरीके का गोला नहीं देकर रखा है, ये इसमें देकर रखा है। ठीक है, तो अभी ए और सी बहुत ज्यादा नियर ऑप्शन है। ठीक है, तो ए और सी में देखिए, इसमें सारी चीजें लगभग सेम देकर रखी हैं, बट ये जो डिफरेंस है ना यहाँ से यहाँ तक का, वो भी लगभग थोड़ा माइन्यूट से डिफरेंट है। बट ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से इस तरीके से जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? ऑप्शन नंबर ए इसलिए हो जाएगा कि देखिए, ये जो यहाँ पे डिफरेंस देख रखा है वो थोड़ा ज्यादा है और ये थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे कम लग रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम, ए के अंदर जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम है और सी के अंदर जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज्यादा है। और सी के अंदर ये बराबर इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, इस हिसाब से तो लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर, बहुत नियर है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। ए बी एक्स एक्स डब्ल्यू ई एफ और खालिस्तान और आई जे और पी ओ निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमको देखना है कौन सी चीज आएगी। देखिए, ए के बाद बी आ गया, बी के बाद ए के बाद ए के बाद बी सी डी ई प्लस 4 करके ई आ गया। ई के बाद एफ जी एच आई प्लस 4 करके फिर आई आ गया। फिर इस तरीके से इस श्रृंखला चल रही है। ठीक है, तो इधर देखिए आप, इधर क्या चल रहा है, पी के बाद इधर इधर से उल्टा चल रहा है, फिर एक्स की तरफ आएगा। पी में कितना प्लस 4 जोड़े हैं तो हमारे लिए ए नंबर, पहला नंबर मिल जाएगा पी क्यू आर एस टी। तो हमारा पहला डिजिट आएगा टी। अब टी इन दोनों में देकर रखा है तो मतलब हमें दूसरा डिजिट, मतलब दूसरा अल्फाबेट भी जरूरत पड़ेगी, है ना। टी के बाद क्या आएगा, तो ये बी का देखिए, बी के बाद सी डी ई एफ, इसमें भी वही हुआ प्लस 4, है ना। फिर प्लस 4 के बाद वो आ गया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ठीक है,
तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ओ में प्लस 4 जोड़ेंगे, ओ पी क्यू आर एस, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, एक कोड विशेष में बैंक को क्या लिखा है, कोबल, CBOL है ना, के रूप में लिखा जाता है, और CORE को DPSF के रूप में लिखा जाता है। तो कार्ड को किस रूप में और कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए BAN के, तो देखिए बी को सी प्लस एक, ए को बी, MN को ओ, और के को एल, प्लस प्लस वन हो गया, तो इधर भी प्लस वन हो गया, सी को डी, ओ को पी, आर को एस, और ई को एफ, प्लस प्लस वन है ना। सी से क्या हो जाएगा, डी, और ए से हो जाएगा बी, तो मतलब डी बी होना चाहिए उसमें, तो इसमें तो डी भी है ही नहीं, इसमें भी डी भी है नहीं, अब ये दो बचे। आर के बाद एस होना चाहिए, तो आर के बाद एस इसमें, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन क्या देख रखा है, कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं, ये स्क्रीन बना लेते हैं अपन, ये स्क्रीन हो गई, कुछ स्क्रीन जो है ना वो डिस्प्ले है, तो ये डिस्प्ले हो गई। ठीक है, कुछ स्क्रीन जो है ना वो डिस्प्ले है, सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं, जितने भी मॉनिटर हैं वो डिस्प्ले है, मॉनिटर इसके अंदर हो जाएंगे, M4 मॉनिटर। ठीक है, जो भी मॉनिटर है वो डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि सारे के सारे मॉनिटर हैं वो डिस्प्ले है, सारे मॉनिटर डिस्प्ले हैं, सारे मॉनिटर बॉक्स हैं, और जितने भी मॉनिटर हैं वो बॉक्स हैं, क्या है, बॉक्स, बॉक्स, ये लिखा बॉक्स। ठीक है, जितने भी मॉनिटर थे ये वो बॉक्स हैं। ठीक है, तो कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, कुछ डिस्प्ले जो है ना बॉक्स हैं, बिल्कुल यस, पहला तो करेक्ट है। ठीक है, और कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, मॉनिटर ये है, स्क्रीन ये है, कोई संबंध नहीं है मॉनिटर स्क्रीन में, नो, तो दूसरा हो जाएगा गलत और पहला हो जाएगा सही, तो इसमें से केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए ये क्या देके रखा है, 38, 48, 96 और 192, तो 48 का डबल कितना होता है, 96, मतलब इंटू 2 हुआ, और 96 का डबल कितना होता है, 192, तो ये भी 2 हुआ, बट 48 का आधा कितना होगा, 24, तो इधर 24 होना थी 38 की जगह, 24 दूना 48 तभी तो होता, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 दूना 192, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो 38 है, हाँ ये ऑप्शन नंबर 1 में ही है, तो 38 है ना, तुम्हारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है। ना कोड देखिए, 106 को कोड विशेष में अलग फॉर्मेट को TQHXEQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डिनर, डिनर को कूटबद्ध कैसे करेंगे, अगर FORMAT देखिए ये लिखा है FOR, कूटबद्ध करना है, FORMAT, ये इस तरीके से लिखा है फॉर्मेट, फॉर्मेट को कितना कूटबद्ध कर दिया, TQHXEO ऐसे कोडबद्ध कर दिया, तो देखिए EFGH +2 हुआ कि नहीं, +2, OPQ +2 हुआ, R के बाद ST +2 हुआ, तो M के बाद MNO PQ, Q है यहाँ पर, है E के बाद Q है, तो +4 हुआ, प्लस कितना हुआ, 4, RSTUVWX +4 इधर हुआ, ए के बाद BCDE +4 इधर हुआ, ऐसे ही है, इधर +2 2 हो रहा है, इधर +4 हो रहा है, तो ऐसे हम डिनर को कन्वर्ट कर देते हैं, DINNER, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, ये है ना, तो प्लस का 2 करना है, तो डी के साथ EF हो जाएगा, इधर IJK हो जाएगा, MNOP हो जाएगा, PKF तो लगभग सभी में आ रहा है। अब ये देख लेते हैं, +4 करना है, N से MNOPQR, क्या हो जाएगा, R, लास्ट में R, लास्ट में R भी सभी के हैं, EFGH, इधर H आना चाहिए, और RSTUV VHR,
VHR होना चाहिए, VEFGHI, VIR होगा, VIR। तो VIR ये है, और PKF पहले ही से था, PKF तो सभी में था, देखो इसमें छोड़ दें। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, 107 क्या कहता है, 18322 759 965, ठीक है। तो इसमें देखिए 107 जो है 107 में क्या हो रहा है, देखिए वन का क्यूब करेंगे, सबसे पहले ये देखें, 1 का क्यूब करें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और इधर देख रखा है 8 का क्यूब हो रहा है ना, और ये लिखा है 3, क्या लिखा है 3, है ना। और 3 का कितना देख रखा है 22, और 7 का कितना देख रखा है 50, ठीक है। और 9 का कितना देख रखा है 65। तो हम सबसे पहले क्या कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो देखिए ये 1 2 3, ये तीनों के तीनों देख रहे होंगे आप, इसका संबंध इससे कैसे है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, और इसका संबंध इससे कैसे है ना। तो ये 8 है, ये 22 है, ये 51 है। तो देखिए 1 + 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 4, 3 + 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7, 7 + 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 9। इधर 1 जुड़ा, इधर 4 जुड़ा, इधर 2 जुड़ गया, ठीक है। तो ये 8 से कैसे होगा, 8 दूना 16, और 16 4 32, 8 दूना 16, और 16 प्लस कितना जोड़ा 8 22, है ना। और 22 दूना 44, और 44 और 6 जोड़ा 44 और 6, जबकि कितना जोड़ना चाहिए 8। ये 7107 देखिए किस तरीके से हो रहा है, 1 और 2 3, 3 के बाद 1 और 2 3, 3 और 2 5 8। तो इसमें देखिए एक संख्या में विषम जोड़ी बताएं, विषम जोड़ी कैसे बताएंगे। अब दूसरा ऑप्शन फिर यहाँ से देखिए, एक का क्या करें कि 8 बन जाए, और 3 का क्या करें कि 8 बन जाए। 3 7 21, अगर 7 से गुणा कर दें तो 21 होता है, प्लस 1 जुड़ जाएगा 22 हो जाएगा। 1 से 7 में गुणा करेंगे, 1 7 प्लस 1 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। और 7 से 7 में कर देंगे 100, 7 से 49 प्लस 1 9 7 63। ऑप्शन नंबर देखिए, एक ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। कैसे करेक्ट है देखिए, 1 गुणे 7, तो 7 और प्लस 1, 1 गुणे 7 प्लस 1 8 हो गया, हो गया। 3 गुणित 7 3 21 प्लस 1 22 बन गया, बन रहा है कि नहीं, देखो इस तरीके 7 गुणित 7 प्लस 1 49 बन गया, बन गया। और 9 गुणित 7 63, लेकिन इसमें तो 2 जोड़ रहे हैं तो तभी 65 हो रहा है ना। हमें तो कितना चाहिए था 9 7 63 64 चाहिए था, ये तो 65 हो रहा है। तो कौन सा गलत, ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो 9/65 है ये करेक्ट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। नीचे दिए गए सवाल को 2 वक्तव्यों फर्स्ट और सेकंड से बना है। आपको तय करना है कि क्या वक्तव्यों में दी गई जानकारी सवाल के जवाब देने के लिए पर्याप्त है। दोनों वक्तव्यों को पढ़ें और सही जवाब का चयन करें। सवाल लाइव LIVE को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए पहला वक्तव्य क्या दिखा रखा है, लाइव को C कॉपीराइट @ और 5 के रूप में लिखा गया है। ये कॉपीराइट @ और 5 के रूप में, और POEM को लिखा गया है 5 हैज स्टार और 3 के रूप में। तो हमें लाइव का बताना है। तो पहले स्टेटमेंट से क्या बन रहा है, पहले स्टेटमेंट से निकल रहा है कि LIV, तो LIV तो एक्चुअली में भी तो कहीं पे दे के ही नहीं रखा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट से हम नहीं निकाल सकते आंसर, कूट भाषा में क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो वक्तव्य फर्स्ट और सेकंड दोनों में मौजूद आंकड़े सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है नहीं।
पर्याप्त नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एक एक आता है इनपुट वाला और इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन रहते हैं आगे के, कितने रहते हैं 3 क्वेश्चन, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको करना पड़ती है। ठीक है, निम्नलिखित इनपुट और उसके पुनर्विन्यास का एक उदाहरण है। तो इनपुट देख रखा है ये पिकॉक, 3 हैन और टाउकेन, 6 7 काउ और 4, इस तरीके से ये इनपुट देख रखा है। तो चरण फर्स्ट में देखिए क्या हुआ, जो काउ था वो काउ को पहले कर दिया, मतलब लास्ट में देखा जाता है। पहले क्या हो रहा है कि अल्फाबेट है ना, अल्फा अल्फा अल्फाबेट जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। सी के बाद सी के बाद डी ई एफ जी एच, ठीक है, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी आया, फिर टी आया, तो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन नंबर देखोगे तो घट रहे हैं, 4 आया पहले, फिर 3 आया, फिर 7 आया, फिर 6 आया। ठीक है, अब यहाँ पे सीक्वेंस देखते हैं पहले चरण में क्या किया था। ये पूरा का पूरा इनपुट था, तो ओनली इधर सी ओ डब्ल्यू काउ को उठा के आगे रख दिया था और बाकी चीजों को वैसे ही लिख दिया। देखो, तो पहले चरण में मैंने ये काम किया, तो इसी तरीके से हमें आगे रणनीति अपनानी है। फिर दूसरे चरण में क्या किया, काउ के बाद जो नंबर था उसको उठा के आगे ले आए। तो इस तरीके से चला है, पहले जो अल्फाबेट है ना उसको आगे रखा, फिर नंबर को, मतलब जो बड़ा नंबर है उसको ले आए, फिर अल्फाबेट आ गया, फिर उससे छोटा नंबर, फिर अल्फाबेट, फिर उससे छोटा नंबर। लेकिन ये अल्फाबेट बढ़ते जा रहे हैं, पहले सी को, फिर एच आया, फिर पी आया, फिर पी के बाद टी आ गया। ठीक है, तो 109वीं क्वेश्चन उसी बेस्ड पर रहेगा, ये ऊपर दे के रखा रहता है एक इनपुट और उसी पे बेस्ड पर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त चरणों में जिन नियमों का अनुसरण किया गया है उनके उनके अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के पुनर्विन्यास में कितने चरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये देख रखा है इनपुट, तो कितने पुनर्विन्यास की आवश्यकता होगी। तो इनपुट को पहले हम इधर लिखते हैं, इसे पूरा बनाना पड़ेगी। ठीक है, तो इधर लिखा है जैबरा, क्या लिखा है जैबरा, देखिए इधर क्या लिखा है जैबरा। ठीक है, फिर लिखा है जैबरा लिखा गया, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, 4 3 नहीं, देखिए ये नंबर जो है ना बढ़ नहीं रहा है एक्चुअली में। जैसे सी आर ओ डब्ल्यू क्रो लिखा है ना, तो ये 1 2 3 4 से मिलकर बना है तो 4 आ गया, एच ई एन 3 से मिलकर बना है तो 3 आ गया, और पिकॉक 7 से मिलकर बना है तो 7 आ गया। ऐसा है, जो मतलब अल्फाबेट जितने अक्षरों का मिलकर बना है बस वो आते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जैबरा, 8 एलिफेंट, रैबिट, 5 9 क्रोकोडाइल, 6, ये लिखे जो हैं इनको पहले तो इनपुट देख रखा है, तो हमको तो केवल चरण फर्स्ट बनाना है। तो चरण फर्स्ट कैसे बनाएंगे वो देखिए, उसी बेस पे बनाना है जो पीछे देख रखा है। ठीक है, कैसे बनाएंगे चरण फर्स्ट, तो हमारा रहेगा ये चरण फर्स्ट। ठीक है, इनपुट हमें यहाँ से लेना है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, जो सबसे न्यूमेरिकल में मतलब अल्फाबेट में जब सबसे कम नंबर पे आता है, जैसे ई सबसे पहले आता है ना, वो ही रखेंगे, तो एलिफेंट रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा पहले इधर क्या रखेंगे हम, एलिफेंट। ठीक है, ये रख लिया मैंने एलिफेंट, ई एल ई देखिए पूरा नहीं लिखेंगे, ई एल ई पी एच ए एन टी। ठीक है, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट आ जाएगा। फिर इसके बाद जैबरा आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर रैबिट आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9, फिर क्रोकोडाइल, फिर 6। ये आ गया आपका। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, अब आपने एलिफेंट रखा तो एलिफेंट में देखिए कितनी स्पेलिंग है, एक मतलब कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एलिफेंट के बाद 8 रख देंगे। तो ठीक है, ये 8 इधर से गायब कर देंगे अपन, और एलिफेंट, फिर जेब्रा कर देंगे, जेब्रा, फिर आर, फिर 5, सॉरी ये 5 है, फिर 5, फिर 9, फिर सी, 9 के बाद फिर सी, फिर 6। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एलिफेंट आ गया, एलिफेंट 8 डिजिट का है तो 8 भी आ गए। फिर जो ई के बाद क्या आएगा बताइए, हमने अभी ई के बाद आएगा क्या, ई के बाद एफ ओ हो, ई से पहले क्रोकोडाइल आ सकता है कि नहीं, सबसे अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा, क्रोकोडाइल भी तो आ सकता है ना, भी तो सकता नहीं है, डेफिनेट नहीं आएगा।
क्योंकि अपन ये रूल को फॉलो करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ हो, तो ये नहीं बनेगा भाई, ये सब गलत है। पहले स्टेप से किस किस तरीके से बनाएंगे, क्रोकोडाइल को पहले रखेंगे, ठीक है। क्रोकोडाइल को पहले पे नंबर रखा, क्रोकोडाइल को उठा के रख दिया, फिर जो रिमेनिंग चीज है उसको एज इट इज रख देंगे। जैसे जेड है, जेड को वैसे ही, 8 को वैसे ही, और ई को वैसे ही, ठीक है। एलिफेंट, रैबिट को वैसे ही, 5 को वैसे ही, 9 को ऐसे ही, और 6 को ऐसे ही, क्रोकोडाइल को उठा लिया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्रोकोडाइल कितने नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 2 5 2 7 2 9, ठीक है, 9 डिजिट का है। तो क्रोकोडाइल के बाद 9 आ जाएगा, क्रोकोडाइल के बाद क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। और इसके अलावा 9, तो 9 हमने उठा लिया यहाँ से, ठीक है। फिर जो चीज जैसी रखी है अब इसको वैसे ही रख देंगे। जेड रखा है तो जेड जेब्रा, 8 है तो 8, ई है तो एलिफेंट, फिर आर है तो आर, 5 है तो 5, और 6 है तो 6, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे भाई, हम सी से क्रोकोडाइल बना था तो उस 9 डिजिट का बना था, सी के बाद क्या आएगा, सी डी ई, तो ई मतलब एलिफेंट को रख देंगे, ठीक है। और फिर जो जैसा रखा है वैसे रख देंगे, ई उठा लिया अकेला हमने, जेड 8 आर 5 और 6, ठीक है। तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में क्या करेंगे बताओ, चौथे स्टेप में सी और 9 तो वैसे ही रहेंगे, ई ऐसा रहेगा। अब एलिफेंट जितने डिजिट का है वो रख देंगे हम, एलिफेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का है तो मतलब हम 8 को पकड़ेंगे और इधर पास में रख लेंगे, ठीक है। और जो जैसा रखा है, जो जैसा है फिर वो वैसा रख देंगे, ठीक है। 5 और 6, ठीक है। तो ये तो 4 स्टेप हो गए। अब हम पांचवा ऊपर बनाते हैं, जगह की कमी होने के कारण हम पांचवा स्टेप ऊपर बनाते हैं, और सारे आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में भी, ठीक है। और थोड़ी स्पीड में करना है ताकि इनसे, अब चूंकि ये 3 क्वेश्चनों का समय ले लेता है तो इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन भी तो आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है बट क्या करें। चौथा पार्ट हो गया, पांचवा पार्ट क्या बनेगा देखिए, C9 हो गया, E8 हो गया, C9 हो गया, क्रोकोडाइल 9 हो गया, एलिफेंट 8 हो गया, और ई के बाद अब क्या आएगा बताइए, ई, एलिफेंट हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, अब आएगा रैबिट। तो हम रैबिट को उठा लेते हैं, इधर से रैबिट को पकड़ देते हैं और इधर रख देते हैं रैबिट, ठीक है। C9 E8 आर हो गया, फिर जेड आएगा अपना, और फिर 5 6 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया अपना। फिर सिक्स्थ वाले स्टेप में क्या होगा, सी क्रोकोडाइल 9 E8 एलिफेंट 8 आर रैबिट, रैबिट कितने का है वो, रैबिट है 2 2 4 2 6 का, तो 6 इधर रख देंगे, ठीक है। और 6 को हमने उठा लिया, तो अब क्या बचा, जेड और 5 बच गए बस। तो जेड और 5 तो लास्ट में इस तरीके से जमा है। तो देखिए जैसा इसमें हो रहा था, सी के बाद बढ़ते जा रहा था, एच आया था, फिर पी आया था, फिर टी आया था, वैसे ही इसमें होने लगा। सी के बाद ई आ गया, आर आ गया, फिर जेड आ गया, और नंबर घट नंबर सी मतलब क्रोकोडाइल 9 का है तो 9 है, एलिफेंट 8 का है तो 8 है, आर जो है ना रैबिट 6 का है तो 6 है, और जेब्रा 5 का है तो 5 है, ठीक है। देखिए जेब्रा में 5 ही है ना, जेड ई बी आर ए, जेब्रा, जेब्रा में 5 तो 5 आ गया, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछते जाएंगे वो हम आसानी से आंसर देते जाएंगे इसी में से देख के, ठीक है। ये 5 6 तक 6 पार्ट में कंप्लीट हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है, उपरोक्त चरणों में जिन नियमों का अनुसरण किया गया है उनके अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के पुनर्विन्यास में कितने चरणों की आवश्यकता होगी, कितने चरणों की आवश्यकता होगी, 6। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा है कि उपरोक्त चरणों में जिन नियमों का अनुसरण किया गया है उनके अनुसार नीचे दिए गए इनपुट में चरण 5 में दिए गए वैकल्पिक शब्द संख्या में से कौन सा दाएं से चौथे स्थान में है, पांचवे मतलब चरण पांचवे में कौन सा दाएं से चौथे स्थान पर है। पांचवा स्टेप अपना ये है, दाएं से चौथे स्थान पर 1 2 3 4 रैबिट है, कौन है, रैबिट। तो वहां पर रैबिट ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा चरण सेकंड होगा, इसमें तो पूछा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा चरण सेकंड होगा। तो सेकंड तो ये जो ऑप्शन लिखा है ना ये हो जाएगा अपना सेकंड, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, ठीक है।
तो ये हो जाएगा सेकंड। C9Z8E, C9 मतलब क्रोकोडाइल 9 ज़ेब्रा 8, क्रोकोडाइल 9 ज़ेब्रा 8, हाँ इसमें है ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाए, क्रोकोडाइल 9 ज़ेब्रा 8 इसी में है और कोई इसी में है नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3 क्वेश्चन उसी पे बेस्ड आए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। 112 क्या कहता है, ये एक ही क्वेश्चन रहता है जो थोड़ा इतना लेंदी रहता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन है ना फिर आप अपने हिसाब से बस बढ़िया से आ जाते हैं। ठीक है, 112 देखिए, एल ए के पूर्व में है, एल जो है वो ए के पूर्व में है, तो मैं मान लेता हूँ ए इधर है और एल इसके पूर्व में हो गया, और आर बी के पश्चिम में है, आर जो है ना वो बी के पश्चिम में है, आर जो है वो बी के पश्चिम में है, तो बी इधर मान लेते हैं, आर बी के पश्चिम में हो गया, ये जो बी है ये आर है, बी के पश्चिम में आर हो गया। जो एल के दक्षिण में, जो एल के पश्चिम दक्षिण में, तो ये जो बी है ना इसको एल के दक्षिण में बनाना है। ओ, तो इधर बनाओ इसको, फिर इधर इरेज करो यहाँ से, और फिर इसको इरेज करके कहाँ पर बनाओ, इधर बनाओ, आर बी के पश्चिम में है, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आर। कि और आगे भी देख रखा है जो एल के दक्षिण में है, तो एल के दक्षिण में हो गया ना बी, के जो कि आर और बी के मध्य है, आर के जो है वो आर और बी के मध्य है, मध्य में है, ए के दक्षिण में है, ए के दक्षिण में है, एल के दक्षिण में, ए के दक्षिण में है। अच्छा, ए के दक्षिण में है, तो ए के दक्षिण में हो जाएगा आर, देखिए के जो कि आर और बी के मध्य में है, मध्य में तो है, ठीक है मध्य में है, ए के दक्षिण में है, ए के दक्षिण, ए का दक्षिण तो यही हुआ ना, तो इधर हो जाएगा। ठीक है, और आर और बी इधर हो जाएगा। आर एल के संदर्भ में किस दिशा में है, आर जो है वो एल के संदर्भ में कहां पर है, तो एल के संदर्भ में ये कौन सी डायरेक्शन हो रही है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, साउथ तो वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 112 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 में क्या देख रखा है, नीचे दिया गया सवाल एक वक्तव्य के रूप में तथा उसके बाद में पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आप मान सकते हैं कि वक्तव्य में कहा गया सब सत्य है, इसके बाद दो पूर्वानुमान पर गौर करें और निर्णय करें कि उनमें से कौन सा वक्तव्य में दी गई जानकारी का यथोचित संदेह से परे है, तार्किक रूप से अनुसरण करता है। वक्तव्य क्या देकर रखा है, देखिए वक्तव्य, वक्तव्य और पूर्वानुमान, भारत में 5 वर्षीय योजना में अधिक उपज वाली किस्म के बीज एच एच बाय बी के लिए सब्सिडी देने की नीति अपनाई है, ये नीति अपनाई है 5 वर्षीय योजना में अधिक उपज वाली किस्म के बीज के लिए, जो बीज लोगे अधिक किस्म के, उसमें क्या है सब्सिडी देने की नीति अपनाई है भारत में 5 वर्षीय योजना में। ठीक है, तो पूर्वानुमान क्या है, अधिक उपज वाली किस्म के बीज जैविक कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, यस ये तो सही है, ये पूर्वानुमान ठीक है। अधिक उपज वाली किस्म के बीज की तुलना में सामान्य बीज अपेक्षाकृत कम उत्पादन, ये भी सही है, तभी तो अधिक उपज वाले कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों पूर्वानुमान, ये भी पूर्वानुमान लिखे हैं वही के वही, तो ये दोनों पूर्वानुमान फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, निहित हैं, कथन में तो निहित है ना, तभी तो ये। क्वेश्चन नंबर, देखिए इस जो क्वेश्चन है ना इसमें हमें एक या दो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, पूर्वानुमान कथन और पूर्वानुमान के, वक्तव्य और पूर्वानुमान, तो हमें वो चीज देखना पड़ती है जो वक्तव्य के अंदर, हमारे हिसाब से नहीं देखना है कि ये चीज सही होती है कि गलत है, वक्तव्य जो कह रहे हैं वो फॉलो कर रही है कि नहीं, तभी हम बता सकते हैं कि निहित है कि नहीं है। ठीक है, बस अपने हिसाब से नहीं देखना पड़ेगा। अगर वो बोलने लगेंगे कि सूरज पश्चिम से उग रहा है आज, तो हमें ये वक्तव्य के हिसाब से चलना है, फिर इधर बोल रहे हैं कि सूरज आज पश्चिम से उगा था क्या, तो हाँ, तो इधर हम बोल देंगे पूर्वानुमान में यस ये कथन को फॉलो कर रहा है, भले चाहे उगे चाहे ना उगे, ना उगता है ना, उससे कोई मतलब नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 114, नीचे दिए गए सवाल जो वक्तव्य फर्स्ट और वक्तव्य 2 से बना है, आपको तय करना है कि क्या वक्तव्यों में दी गई जानकारी सवाल
के जवाब देने के लिए पर्याप्त है? ये दोनों कथनों को पढ़ें और सही जवाब का चयन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई 5 दोस्त हैं, सबसे छोटा कौन है? इन पांचों में से हमको बताना है कि सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उस हिसाब से हम ये पहले बना लेते हैं। ए बी सी से ए डी और सी से लंबा है। ए जो है वो जो डी एंड सी से लंबा है। ठीक है, यहाँ तक। ई ए से लंबा है। अगर ई ए से लंबा है तो ई तो इधर आ जाएगा, लंबा है तो बड़ा ही होगा ना इधर। तो पहले स्टेटमेंट से यहाँ तक बन गया। अब देखो दूसरा, एफ इन सभी से लंबा है। तो एफ तो बिल्कुल इधर आ जाएगा, सबसे लंबा है ना एफ तो पूछा था सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा 1 2 3 4 5 लोग हैं। क्या हम डिसाइड करते हैं सी और डी में से सबसे छोटा कौन है? नहीं कर सकते। तो वक्तव्य फर्स्ट और सेकंड में दोनों में मौजूद आंकड़े जवाब का देने के लिए पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वक्तव्य फर्स्ट और वक्तव्य सेकंड दोनों में मौजूद आंकड़े सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनसे आंसर नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 115 वाला। ये एक क्वेश्चन इस तरीके का हमेशा रहता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए योग्यता के मापदंड निम्नलिखित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव आपको बनना है। जैसे पहले कुछ क्वेश्चन आए थे, किसी कंपनी में सिलेक्शन हो रहा है या किसी कंपनी का सीईओ हमको चुनना है, तो उनकी पहले कंडीशन दे के रखी रहती है, 4 कंडीशन या 5 कंडीशन, कि उनको ये होना चाहिए, स्नातक में इतने % होना चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस कंपनी में काम करना चाहिए। ठीक है, एक तो वो है। अब दूसरा उसी टाइप का ये है कि एक संयुक्त राष्ट्र में महासचिव हमको बनाना है, तो उसके लिए जो योग्यता है वो मानदंड क्या है, ये 5 6 4 मानदंड देके रखे। फिर उनमें थोड़ी छूट भी देके रखी है। अगर जैसे इन चारों में से कुछ ही में कुछ छूट हो जाती है, मतलब कोई अगर कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो फिर मामला किन किन के पास भेजा जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ये देख के रखिए, पहला कंडीशन क्या है, 45 वर्ष से अधिक उम्र। क्या बनना क्या है, महासचिव बनना है संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, 45 वर्ष से अधिक की उम्र होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए, 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन, सदस्य देशों के 70 सदस्य देशों के 70 या उससे अधिक का समर्थन होना चाहिए। जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं उनमें 70 या उनसे अधिक जो देश है ना उसका समर्थन करते हो उस इंसान का। ठीक है, उस देश में होना चाहिए जो कम से कम उस देश से होना चाहिए, मतलब उस देश से बिलोंग करना चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। ठीक है, यूएनओ जो है ना उसका सदस्य है। ठीक है, अगर उम्मीदवार ऊपर दिए गए मानदंड को पूरा करता है सिवाय उपरोक्त बी जो है, अगर किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए बोला है, इसमें अगर राष्ट्रपति नहीं है वो, तो परंतु एक देश के विदेश मंत्री के रूप में सेवा प्रदान की हो उसने, मतलब देश का विदेश मंत्री रहा हो वो, मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास भेज देंगे। अगर उसने इतना भी किया है तो मामला कहाँ पे भेज देंगे, संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास। दूसरा कथन क्या देख के रखा है, उपरोक्त डी के परंतु एक ऐसा देश है, डी क्या कह रहा था, उस देश से होना चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। अगर 10 वर्ष से नहीं है परंतु वह एक ऐसे देश से है जो 5 वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और 85% सदस्य देशों का समर्थन है। तो समर्थन पहले 70 मांग रहे थे और अभी 85% देशों का समर्थन मांग रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र से तो मामला संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के पास भेजा जा सकता है। ठीक है, ये है। तो ये पूरी कंडीशन देखिए रखिए। अब लाएंगे क्वेश्चन नंबर 115। क्या कह रहा है देखो, नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस मामले में दी गई जानकारी प्रश्न से पढ़ें, उसके मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए वो बताएं। तो अंजब जिम्बो जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल कर दी कि वो 45 वर्ष के हैं, इधर लिखा 52 वर्ष के, तो वो 45 वर्ष के हैं वो फुलफिल कर दी, और राष्ट्रपति हैं वो फिल कर दी के हैं, और उन्हें 74% सदस्य देशों का, जो कि हमने 70% देशों का समर्थन चाहिए था, ये 74% देशों का समर्थन है। जबकि वह जिस देश के नागरिक हैं उसने संयुक्त राष्ट्र देश के रूप में 10 वर्ष पूरे नहीं किए हैं। क्या किए, पूरे नहीं किए हैं, पूरे नहीं किए हैं। तो अगर पूरे नहीं किए हैं तो फिर उन्होंने ये किया हो, पूरे नहीं किए तो, या फिर
अगर उनने पूरे नहीं किए तो फिर उनके लिए थोड़ी सी छूट है ना, ऑप्शन नंबर डी। या फिर उनने क्या किया, 85% देशों का समर्थन हो, तो यहाँ पे कहीं 85% देशों का समर्थन भी नहीं लिया लिखा है, तो उम्मीदवार का चयन नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर या फिर इसमें होता है डेटा पर्याप्त, तो हम डेटा पर्याप्त सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि समर्थन के बारे में कुछ बात नहीं की, तो उम्मीदवार का चयन नहीं होगा। ठीक है, अगर ये लिखा होता है कि 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं और वह जिस देश के नागरिक हैं उसने संयुक्त राष्ट्र के रूप में 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तब तो फिर इनका सिलेक्शन ही हो जाता पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में जानकारी दी गई, इसे पढ़ें। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री नाकरी जैन एक 49 वर्षीय प्रख्यात नेता है, हमें कितना 45 वर्ष से चाहिए था, ये 49 वर्षीय प्रख्यात, जिन्होंने 71% सदस्य देशों का समर्थन है, हमें 70% देशों का समर्थन चाहिए था। और ऑस्ट्रेलिया पिछली 2 दशकों से संयुक्त राष्ट्र का सचिव भी है, तो संयुक्त राष्ट्र का सचिव भी है, तो देखिए सारी कंडीशन लगभग फुलफिल हो रही है। पहला 49 वर्षीय प्रख्यात नेता है, हमें चाहिए था 45 वर्षीय, किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए, तो प्रख्यात नेता है, विदेश मंत्री हैं, तो विदेश मंत्री के लिए किस मामले में ये बोला है, अगर विदेश मंत्री हैं तो फिर मामला कहाँ पे भेजा, उपरोक्त बी के अलावा अगर विदेश मंत्री है तो चल जाएगा, लेकिन मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास भेजेंगे हम फिर। ठीक है, तो मामला कहाँ पे भेजेंगे ये ऑस्ट्रेलिया वालों का, संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष, मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 117 क्या कहता है, एक 63 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मार्को अल्बर्टो लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, 63 वर्ष के भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, जिन्हें उनकी सामाजिक गतिविधियों के कारण 90% सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है, उन्होंने अपने देश की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की 7वीं वर्षगांठ मनाई है। देखिए जो डी ऑप्शन बोला था, उनने बोला था डी ऑप्शन में कि 10 वर्ष हो जाना चाहिए, अगर 10 वर्ष नहीं हुए तो फिर वह देश 5 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और 85% सदस्य देशों का समर्थन होना चाहिए, तो ये जो है ना वो 7वीं वर्षगांठ, 10 वर्ष तो है नहीं है, लेकिन उन्हें 90% सदस्य देशों का समर्थन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो उस इस पे आ जाएगा, ऑप्शन उपरोक्त डी के, परंतु उपरोक्त डी उपरोक्त डी के अलावा तो हम किसको भेजेंगे, मामला संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को भेज देंगे इनका मामला। ठीक है, तो इनका मामला कहाँ पे भेज देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को भेज देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 118, कर्ण पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है, ये हो गया हमारा पूरा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ पूर्व दिशा में x मीटर, पूर्व दिशा कहाँ पर है, ये है पूर्व, x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, और दाएं मुड़कर 22 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 22 किलोमीटर गए। ठीक है, मीटर दूरी तय करता है, तो बताएं प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, तो देखिए ये अपना कर्ण बन गया, इसे लंब मान लो और इसे आधार मान लो, या इसे आधार मान लो इसे लंब मान लो, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, तो कर्ण यहाँ पे हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, इसका वर्ग हटाएंगे तो इनके ऊपर रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, 5 व्यक्ति पी क्यू एक्स वाई जेड एक कतार में बैठे हैं, सभी का मुंह उत्तर दिशा में है, बना लेते हैं, ये बैठे हैं 5 लोग, 1 2 3 4 5, और ये उत्तर दिशा है मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो इनके पीछे साउथ डायरेक्शन हो जाएगी उत्तर दिशा में। एक्स जो है ना वो क्यू और पी के बीच बैठा है, हमने इधर क्यू और पी बना लिया और एक्स इनके बीच में बैठा है। ठीक है, लेकिन क्यू और पी किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरे क्या देखे रखिए, बाई और कतार के अंतिम छोर पर है, बाई और ये दाई है और ये बाई है, बाय जो अंतिम और कतार पर है, और क्यू बाय का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू बाय
बाईं ओर कतार के अंतिम छोर पर बैठा है, बाएं ओर, ये दाएं है, ये बाएं अंत बैठा है, सही बात है। क्यू बाएं का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हम इसे पी इधर लिख सकते हैं और क्यू इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके दो ऑप्शन ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है ना, ये ऑप्शन था, या पी क्यू। जब बोला था पहले ऑप्शन में, देखिए एक्स क्यू पी का क्यू पी के बीच में है, क्यू और पी के बीच में है, तो अगर एक्स ये देखिए क्यू क्यू और पी के बीच में कौन है, एक्स, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, इस बार पी को इधर बैठा दो, इस बार क्यू को इधर बैठा दो। तो पहले तरीके से काम नहीं किया तो दूसरे तरीके से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। बाएं ओर कतार के अंतिम छोर पर बैठा है और बाएं का निकटतम नहीं है, तो निम्न में से कौन सी जोड़ी चरम चरम छोर पर बैठी है, तो इधर बाएं आ गया, पी आ गया, एस आ गया, क्यू आ गया, अब क्या बचा, जेड, तो जेड इधर आ जाएगा। अंतिम चरम छोर क्या होता है, सबसे लास्ट वाला छोर, लास्ट वाले छोर पे इधर बाय है और इधर जेड है, तो बाय और जेड, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, नीचे दिए गए सवाल एक वक्तव्य के रूप में तथा और उसके बाद पूर्व अनुमान 1 और सेकंड दिया गया है। आप मान सकते हैं कि वक्तव्य में कहा गया सब सत्य है, उसके बाद दो पूर्व अनुमान पर गौर करें, निर्णय करें कि उनमें से कौन सा वक्तव्य दी गई जानकारी का यथोचित संदेश से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। वक्तव्य जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं किए, ये वक्तव्य है, यहाँ से शुरू होता है। जिन छात्रों ने रिकॉर्ड बुक जमा नहीं किए उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होने दिया उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। प्रायोगिक जिन छात्रों ने रिकॉर्ड जमा नहीं किए उन्हें प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित नहीं होना जाएगा। पूर्वानुमान क्या हो सकता है, प्रायोगिक परीक्षा छात्रों को तकनीकी रूप से विषय में मजबूत बनाती है, मजबूत बनाती है, कमजोर बनाती है, इनकी कोई बात चल रही है क्या, नहीं ना। तो मतलब उसमें पूर्वानुमान होना चाहिए। रिकॉर्ड बुक कथन के हिसाब से, वक्तव्य के हिसाब से पूर्वानुमान होना चाहिए। ये तो वैसे देखो अच्छी बात है कि प्रायोगिक परीक्षाएं, पूर्वानुमान तो अच्छा है कि प्रायोगिक परीक्षाएं छात्रों को तकनीकी रूप के विषय से मजबूत बनाती हैं, उस हिसाब से तो देखा जाए जनरल वे में ठीक है। बट जो वक्तव्य लिखा है उसके हिसाब से देखना है हमें। रिकॉर्ड बुक प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने के लिए अनिवार्य है, बिल्कुल सही, ये तो फॉलो कर रहा है, तभी तो बोला है कि उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। तो केवल केवल पूर्व अनुमान सेकंड निहित है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ पार्ट नंबर 5 फिनिश हो जाएगा और अगला ही पार्ट आएगा हमारा पार्ट नंबर 6। अच्छा, तो जो लोग नए जुड़े हैं ना पाथ क्रिएटर एकेडमी से, तो वो लोग वीडियो वॉच तो कर लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब के साथ प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप पाथ क्रिएटर एकेडमी सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, तो इस तरीके का लोगो दिख जाएगा आपको, तो उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 के अंदर।